हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स से लेकर के यूजीसी नेट जेआरएफ या केवीएस डीएसएसबी यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी या जितने भी झारखंड अदर स्टेट के भी जो एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल से भी पीजीटी इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं और आने के चांसेस भी होते हैं। कह रहा है, समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, या 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, या 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो दोस्तों, समावेशी विकास, समावेशी मतलब सबका विकास एक साथ, इसका जो कॉन्सेप्ट की जो प्रयोग किया गया था, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा है। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा है जे.के. मेहता के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा, मार्शल के द्वारा, या कीन्स के द्वारा। तो दोस्तों, जो अर्थशास्त्र की आवश्यकता की भिन्नता की परिभाषा है वो जे.के. मेहता ने दी थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्या रहा, मार्शल लर्नर दशा के अनुसार अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन होना उसमें सहायक नहीं है होगा यदि आयात और निर्यात लोच का योग हो, यानी अगर इन दोनों का योग इकाई के बराबर हो, या इकाई से अधिक हो, या इकाई से कम हो, या शून्य हो। तो दोस्तों, मार्शल लर्नर ने जो दशा के अनुसार जो डिवैल्यूएशन दिया है, यानी अवमूल्यन सहायक नहीं होगा यदि आयात निर्यात योग इकाई से कम होगा, इकाई से कम होगा। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा? तो थर्ड। प्रतिकूल भुगतान संतुलन यानी कि हमारे अगेंस्ट में, यानी कि अब उल्टा भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपाय से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? तो आपस्फीतिक विनिमय, अवमूल्यन, आयात प्रतिबंध। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी बात आती है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन दूर करने के लिए दो उपाय होते हैं। एक तो होता है मौद्रिक उपाय, यानी कि मॉनेटरी डायग्नोस्टिक, या ये क्वांटिटिव डायग्नोस्टिक, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ होती है। इसको अपनाया जाता है, जिसमें मौद्रिक उपाय के अंतर्गत आस्फीतिक विनिमय और अवमूल्यन को, यानी ये इसके अंदर आते हैं मौद्रिक नीति में या मौद्रिक उपाय में। और जो मात्रात्मक में आते हैं वो कोटा आता है, उसके अंदर आयात नियंत्रण आता है, यानी कि इंपोर्ट कंट्रोल आता है, बाउंड्री शुल्क आता है, यानी बाउंड्री फीस यानी सीमा शुल्क। तो ये कारण नहीं होगा, तो आयात प्रतिबंध इसका ऑप्शन आएगा। समझ पाए? अगला क्वेश्चन है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे, वी.एल. केलकर थे, के.सी. पंत थे, या रघुराम राजन थे? तो दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट है ये इस टाइम। तो इसका दोस्तों केलकर समिति थे जो 13वें वित्त आयोग थे हमारे, और 14वें वित्त आयोग के नाम पे वाई.वी. रेड्डी बने थे, ध्यान रखना। और इस चीज़ को ध्यान रखना कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका वित्त आयोग कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर इस समय हमारा निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी अभी हमारी प्रेजेंट टाइम में 2023 में। कह रहा है, भारतीय योजना आयोग के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है, यानी कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सही है? यह भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, इसके सदस्यों और उपाध्यक्षों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों को किसी न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नहीं होती, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें यही है जो भारतीय योजना आयोग का संबंध होता है, ये इसका गठन जब हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग को नाम चेंज करके चेंज हो गया नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग, जो कि 2015 में यह आया था। ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखना, 1 जनवरी को आया था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, गठन किया गया था। तो ये तीनों ही पार्ट इसके अंदर आते हैं। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक
आर्थिक विकास में बाधक नहीं है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावटें नहीं देता। बाजार की अपूर्णताएं, उपभोक्ता में प्रदर्शन प्रभाव, अनुकूल व्यापार की शर्तें या निर्धनता का दुष्चक्र। तो दोस्तों इसमें जो होगा इकोनॉमिक विकास में जो बाधा नहीं देता वो अनुकूल व्यापार की शर्तें होती हैं, यानी हमारे अकॉर्डिंग जब हम व्यापार करते हैं तो हम जो सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग वो होता चला जाता है, यानी पॉजिटिव सेंस में होता है। यानी हमने सोचा ये हमारे लिए होना चाहिए तो वो चीज़ होने चली जाती है, तो हमारे अकॉर्डिंग होता है, वो अनुकूल उसी को कहते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ध्यान रखना। ठीक है, बाधक नहीं है ये कह रहा है। अगर बाधक है तो ये तीनों बाधक है, यानी रुकावटें देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? लोचशील मजदूर दर, लोचशील कीमत, ऐच्छिक बेरोजगारी या गैर लोचशील ब्याज दर। तो दोस्तों इसमें यही है, जो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति की बाधक है ये बोल रहा है यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में जो बाधा होता है वो बता रहा है। तो लोचशील मजदूरी दर, तो यानी कि सबको फ्लेक्सिबल रेट पे जाने काम जो मिल रहा है, लोचशील कम कीमत भी है, और ऐच्छिक बेरोजगारी ये भी है, और गैर लोचशील बेरोजगार ब्याज दर ये हमारे लिए नहीं होता, बाधक का काम करता है। क्योंकि ब्याज में कमी होने से निवेश प्रेरित नहीं होता, ब्याज में कमी और निवेश प्रेरित नहीं होता। ऐसे में कम इन्वेस्टर जो यानी जो इन्वेस्टर है यानी बिजनेस सेक्टर है वो निवेश कम करते हैं, और प्रोडक्शन सेक्टर भी कम होता है। ठीक है, इसलिए इनकम भी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। कह रहा है हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित अर्थशास्त्री से है? JN भगवती से है, राजकृष्ण से है, TN श्रीनिवासन से है, या AK सेन से है? तो दोस्तों जो हिंदू वृद्धि दर है ये जो लिखा हुआ है इसका संबंध कौन से अर्थशास्त्री से है? तो हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है ये हमारे देश में जो आर्थिक विकास की जो धीमी दर थी वो 4% थी उस समय जब ये आया था, तो हिंदुओं की तुलना में की गई थी इसको। तो ये दोस्तों राजकृष्ण ने इनको दिया था, प्रोफेसर राजकृष्ण जी ने। 2013-14 के बजट में सेवा कर की दर को रखा गया 10%, 11%, 12% या 14%। तो 2013 और 14 में जो सर्विस टैक्स की जो रेट है वो 12.36% रखा गया। उसके बाद ये 2015 में और 2016 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर कितना हो गया था? 14% हो गया। तो दोस्तों ये हमारा लगभग आएगा 12 के राउंड फिगर में आना चाहिए, तो ये 12 फिगर में हमारा आएगा। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा कॉप डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन लोच होगी, स्थिर होगी, इकाई के बराबर होगी, इकाई से अधिक होगी, या इकाई से कम होगी। तो कभी भी जब भी कॉप डगलस की बात आती है तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा, उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन जो लोच होती है वो दोस्तों इकाई के बराबर आती है। इस चीज को ध्यान रखना आप। कह रहा फर्म का मांग पूर्ण प्रतियोगिता के लिए नीचे गिरता हुआ, ऊपर उठता हुआ, एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर। तो दोस्तों जो मांग फर्म का जो वक्र है पूर्णतः परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसा होता है? ऐसा होता है, यानी अनंत की तरफ दिखता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? 3rd आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा भारत में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीय सेक्टर में, तृतीय सेक्टर में, या उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा फाइनली प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं अधिकतर लोग। ठीक है, लेकिन आज जो करंट की डेटा है अभी 2023 के अकॉर्डिंग प्राथमिक सेक्टर से ज़्यादा हमारा सर्विस सेक्टर हमारा ज़्यादा मजबूत हो रहा है, 3rd सेक्टर प्रेजेंट टाइम में। लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं तो उस समय ये था हमारा। ठीक है, क्या रखा है? बड़े धक्के का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, किसने किया था? R रोडान ने किया था, AO हार्शमैन ने किया था, R नक्स ने किया था, WA लेविस ने किया था। तो कभी भी बड़े धक्के का मतलब यह कि विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए साधनों को कम से कम मात्रा में लगाया जाना चाहिए, जो एक देश सेल्फ डिपेंडेंट हो करके विकास को और डेवलपमेंट यानी डेवलप कर सके। यानी कि एक आशा होती है ना, एक होप होती है अपनी
कि भाई मुझे कुछ पैसा मतलब कहीं कुछ पैसा लगा के मैं कुछ डेवलप कर जाऊं या मैं कुछ कर जाऊं। तो ऐसे ही देश भी सोचता है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने आत्मनिर्भर विकास के मार्ग पर हवाई जहाज लाने को जमीन से ऊपर से उड़ाने के सामना करना पड़ा। मतलब समान होना चाहिए और उसके लिए एक ऐसी न्यूनतम गति होनी चाहिए जिसको प्राप्त करने के लिए एक एयरपोर्ट का हमारे पास सुविधा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा बड़े धक्के का मतलब यही है कि डेवलपिंग करना। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। डेवलपिंग से डेवलप्ड होना एक तरीके से। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों इसका आर रोडान ने दिया था, ध्यान रखना। आर का मतलब होता है रोजेस्टीन रोडान। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1995 में, 1994 में, 1996 में। तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। तो ऑप्शन मिल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलोर में? अरे सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है हमारा? लखनऊ में है। और इसकी जो स्थापना है 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। ठीक है, ये लघु उद्योगों के संगठन के लिए फाइनेंशियल यानी कि वित्त प्रबंधन करवाता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन मिल भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है। किसका कथन है? रोस्टोव का, रिचर्डसन का है, सैमुअल्सन का है या आर नक्स का है? तो दोस्तों जो पूंजी आवश्यकता तो नहीं है, ये विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं होता। तो ये किसने दिया था? आर नक्स ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का स्तर नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट यानी बैंक दर, सरकारी खर्च गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चयनात्मक साख नियंत्रण। तो अस्त्र नहीं है, इन्होंने बोला मौद्रिक नीति का। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट एक्सपेंस है ये मॉनेटरी पॉलिसी का अंग नहीं है, यानी कि पार्ट नहीं है। बाकी ओपन OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये हमारा मौद्रिक नीति के पार्ट्स हैं, तो ये नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा पूर्ति को दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर हो जाएगा, दुगना होगा, आधा होगा, अपरिवर्तित रहेगा, केवल कुछ अधिक होगा। तो दोस्तों फिशर ने मुद्रा प्रमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा को मुद्रा पूर्ति को दुगना कर दिया जाता है तो उसमें ये होता है कि कीमत स्तर दुगना हो जाएगा और मूल्य मूल्य का मुद्रा का जो मूल्य है वो आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन मिल भी क्या होगा दोस्तों? दुगना हो जाएगा। चाकू की नोक संतुलन संबंधित है, किस अर्थशास्त्री ने दिया है? मीड ने दिया है, हेराल्ड ने दिया है, वॉलरस ने दिया है, क्लेकी ने दिया है या क्लेस्की हो सकता है आई थिंक। तो उसमें ये रखा है चाकू की नोक का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रेट है यानी दर है वो लगातार बने रहने के लिए होता है। और इसमें क्या बोलते हैं, हमारे ग्रोथ में किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो, ये लगातार अनिश्चित काल तक चलती रहे, यानी कि नो टाइम मतलब हाँ ना मतलब बाउंडेशन ना हो, टाइम पीरियड ना हो, लिमिटेड ना हो, ये अनलिमिटेड टाइम तक आगे इसको बढ़ता रहे, ग्रोथ उसकी होती रहे। इसको बनाए रखने में मुश्किल तो होता है लेकिन ये रुकता नहीं होना, मतलब रुकना नहीं चाहिए। ये हेराल्ड ने इसका दिया है चाकू की नोक संतुलन। किसने दिया है ये? हेराल्ड ने। समझ पाए दोस्तों? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना और कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताना जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो। थैंक यू फॉर